वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया था। आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। यह पेपर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का है। टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर है और जिसका ट्रेड फिटर है। ये टेक्नीशियन बी फिटर के साथ साथ टर्नर और मशीनिस्ट के कैंडिडेट के लिए भी उपयोगी होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चनों को अच्छे क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो हम चलिए अब अपना मोटिवेशन स्पीच की ओर चलते हैं। हमारा मोटिवेशनल स्पीच कहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच कह रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म की, अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश करना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयासरत रहना चाहिए ताकि हमारी सफलता निश्चित ही हो जाए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41वां कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए खालिस्तान विधा को वरीयता दी जाती है। टू फॉर्म स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर फॉर मास प्रोडक्शन द प्रेफरेबल मेथड इज। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए कंपाउंड रेस्ट मेथड, ऑप्शन बी टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ऑप्शन सी फॉर्म टूल, ऑप्शन डी टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कभी हमें छोटी लंबाई में और बड़े पैमाने में मास प्रोडक्शन करना हो, छोटी लंबाई में टेपर काटना हो, तो हम किस मेथड को प्राथमिकता देंगे, कौन सी मेथड प्रेफर करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बात करें हमें ऑप्शन यहाँ सी दिखाई दे रहा है फॉर्म टूल की। तो फॉर्म टूल मेथड हमें यहाँ दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम उन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अगर बात करते हैं फॉर्म टूल मेथड की, पहले नंबर यानी फॉर्म टूल मेथड के द्वारा जब हम स्मॉल लंबाई में यानी बहुत छोटी लंबाई में और अधिक टेपर को काट सकते हैं, जिसको स्टेप टेपर बोलते हैं। और स्टेप टेपर को काटने के लिए जो दूसरा हमारा मेथड होता है वो होता है कंपाउंड रेस्ट मेथड, लेकिन वो मास प्रोडक्शन में अप्लाई नहीं होता। मास प्रोडक्शन के लिए केवल फॉर्म टूल मेथड होता है। इसको जो प्लंज कटिंग मेथड के द्वारा काटा जाता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली टूल को टच करो, टूल अपनी जो फॉर्म होती है वो कटिंग टूल के ऊपर छोड़ देता है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी यानी करेक्ट हो जाएगा फॉर्म टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अदर क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में स्कोर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर का, ये मैथ का क्वेश्चन है। और दोस्तों, इतनी मैथ सभी को आती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं। 42वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल। ऑप्शन ए कर्व्ड फाइल, ऑप्शन बी फ्लैट फाइल, ऑप्शन सी बॉक्स फाइल, ऑप्शन डी हैंड फाइल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टूल नहीं है। देखिए, हम देख रहे हैं कि कर्व्ड फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ये जो तीनों ऑप्शन हमें दिए गए हैं ये एक फाइल के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बॉक्स फाइल को हमारी
किसी भी प्रकार की कोई फाइल नहीं होती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि बॉक्स फाइल एक टूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरोही क्रम में रखें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी डेसीमीटर, ऑप्शन डी डेकामीटर। बात करें दोस्तों आरोही क्रम की तो हमें सबसे छोटा विकल्प में दिखाई दे रहा है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हमें सेंटीमीटर के बाद क्या दिखाई दे रहा है, डेसीमीटर दिखाई दे रहा है। सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद हमें डेकामीटर दिखाई दे रहा है और डेकामीटर के बाद किलोमीटर दिखाई दे रहा है। यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरोही क्रम में रखने के लिए हम सबसे पहले सेंटीमीटर को रखेंगे, फिर डेसीमीटर को रखेंगे, फिर डेकामीटर को रखेंगे, फिर किलोमीटर को रखेंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप का नहीं है। मार्क द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी ऑड लेग कैलिपर। तो दोस्तों हमें वो ऑड हमें मार्क करना है, ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या इसमें से आपको ऑड लग रहा है वो बताना है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जेनी कैलिपर के जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है और ऑड लेग कैलिपर है, ये जेनी कैलिपर की ही दूसरे नाम हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर यहाँ हमें ऑप्शन में दिया गया है। जो वर्नियर कैलिपर होता है ये अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा 45वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि ऑड क्या है, वर्नियर कैलिपर यहाँ हमें ऑड दिखाई दे रहा है। 45वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेक्सा को पंखनट खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विंग नट इन हेक्सा इज यूज्ड फॉर। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। टेंशनिंग द ब्लेड, ऑप्शन बी सेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ ब्लेड टीथ, ऑप्शन सी क्लैंपिंग द टेबल, ऑप्शन डी सेटिंग टीथ ऑफसेट। तो दोस्तों विंग नट हमारी ब्लेड को टेंशन प्रदान करने का काम करता है, यानी ब्लेड को तनावबद्ध करने के लिए हम हेक्सा में विंग नट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारी पिन में हमारी जो हेक्सा होती है उसमें 2 पिन भी होती हैं और हमारी हेक्सा ब्लेड में 2 पिन होल भी होते हैं। उन पिन होल को पिन में होल्ड करने के लिए हम पिन का यूज़ करते हैं, यानी हेक्सा में पिन जो होती हैं हमारी हेक्सा ब्लेड को होल्ड करने का काम करती हैं। लेकिन टेंशनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ विंग नट करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की कि कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि आ मटेरियल इज मैग्नेटिक इफ। ऑप्शन देख लेते हैं। इट अट्रैक्ट रिपेल्स मैग्नेट, ऑप्शन बी करंट कैन पास थ्रू इट, ऑप्शन सी इट अट्रैक्ट ऑल अदर मेटल, ऑप्शन डी हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो दोस्तों हमें बताना है कि अगर कोई मटेरियल या कोई पदार्थ चुंबकीय है तो उसमें कौन सा गुण होगा। तो ऑप्शन है हमें दिखाई दे रहा है जो बहुत ही सिंपल और करेक्ट आंसर होगा कि वह चुंबक को आकर्षित और विकर्षित करता है, यानी इट अट्रैक्ट या रिपेल्स मैग्नेट। 47वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन टैप रेंच का एक प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैप रेंच। ऑप्शन ए डबल एंडेड एडजस्टेबल, ऑप्शन बी टी हैंडल, ऑप्शन सी स्पैनर, ऑप्शन डी सॉलिड टाइप। तो दोस्तों आप सभी ने टैप रेंच के बारे में पढ़ा होगा, इतना सभी को क्लियर होगा कि टैप रेंच या टेप रेंच के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ हमको सी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है स्पैनर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पैनर हमारा कोई टैप रेंच नहीं होता। ये एक हैंड टूल के अंतर्गत आता है जो नट व बोल्ट को कसने या खोलने के काम आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खालिस्तान के मापन हेतु भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं किया जा सकता। एन इनसाइड माइक्रोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग।
ऑप्शन ए इंटरनल फीचर्स, ऑप्शन बी एक्सटर्नल फीचर्स, ऑप्शन सी पैरेललिज्म ऑफ सरफेस ऑफ डीप बोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इनसाइड माइक्रोमीटर से हम एक्सटर्नल फीचर को नहीं माप सकते। इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है इंटरनल फीचर्स को ही मेज़र करता है, चेक करता है। और इसके साथ साथ ही जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो पैरेललिज्म ऑफ सरफेस ऑफ डीप बोर को भी चेक करता है। तो हमारा 49वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर एक्सटर्नल फीचर्स को चेक नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 600 के 15% का 10% खालिस्तान है। तो दोस्तों ये मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि 600 के 15%, पहले हम क्या करेंगे 600 का 15% निकालेंगे। 600 का 15% निकालने के लिए हम लिखेंगे कि 600 गुणित 15/100 बराबर हमारा कितना निकल के आएगा। जब हम 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 90 निकल के आएगा। और अब जो हमारी वैल्यू निकल के आई है उसका भी हमें 10% बताना है। तो 90 का 10% हम बताने के लिए लिखेंगे 90 गुणित 10/100 बराबर हमारा आंसर निकल के आने वाला है 9, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी ब्लॉक का अंतर्गत कोण खालिस्तान है। इंक्लूडेड एंगल इन अ वी ब्लॉक इज, ऑप्शन देख लेते हैं 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि हमारे बी ब्लॉक का इंटरनल एंगल कितना होता है। तो बताइए कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बी ब्लॉक का इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। कैसे, देखिए इस टाइप का हमारा बी ब्लॉक होता है। यहाँ पर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री दोनों मिलाकर कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमें पूछा गया था कि बी ब्लॉक का इंटरनल एंगल कितना होता है, हमने बताया 90 डिग्री। तो दोस्तों इसके अलावा वी ब्लॉक का यूज़ और क्या क्या होता है। वी ब्लॉक का यूज़ हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस और राउंड वर्कपीस को होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका हमारा अभी फ़िलहाल हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वी ब्लॉक का इंटरनल एंगल कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी मीटरिक थ्रेड के पार्श्वों के बीच का अंतर्गत कोण खालिस्तान है। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक्स ऑफ अ मीटरिक थ्रेड इज। आपको मीटरिक थ्रेड के इंक्लूडेड एंगल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 20 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए कि मीटरिक थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। यहाँ ऑप्शन डी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेल्डन सिरा तैयारी का प्रकार है। टाइप ऑफ बेल्ड एज प्रिपरेशन। ऑप्शन ए स्क्वायर एज, ऑप्शन बी डबल यू, ऑप्शन सी सिंगल बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमको बताना है कि बेल्ड एज प्रिपरेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो स्क्वायर एज, डबल यू, सिंगल बी, ऑल ऑफ द अबव, यानी जिसमें इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी बेल्ड एज प्रिपरेशन को फॉलो करते हैं, बेल्ड एज प्रिपरेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टूटे हुए स्टड को खालिस्तान द्वारा समुच्चयन से हटाया जा सकता है। अ ब्रोकन स्टड कैन बी रिमूव फ्रॉम असेंबली बाय। ऑप्शन ए प्रिक पंच मेथड, ऑप्शन बी यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी टूटे हुए स्टड को हटाया नहीं जा सकता, यानी ब्रोकन स्टड कैन नॉट बी रिमूव। तो दोस्तों बात करते हैं हम, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आपका एक स्टड है और टूट गया है, आप उसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो ऑप्शन ए दिया गया है हमें प्रिक पंच मेथड। प्रिक पंच मेथड के बारे में जान लेते हैं। प्रिक पंच मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम इस प्रकार से ठोक देते हैं और इसको उल्टा घुमा देते हैं, तो हमारा जो स्टड होता है वो निकल जाता है।
जबकि दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, यानी स्क्वायर टेपर पंच मेथड का यूज़ करके हम कैसे स्टड को बाहर निकालेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें पहले एक होल कर लेते हैं, फिर उसमें पंच को ठोक देते हैं। अब हम उसके बाद हमारा जो स्क्वायर पंच है उसको हम प्लायर के माध्यम से या स्पैनर के माध्यम से पकड़कर घुमा देते हैं, तो हमारा जो टूटा हुआ स्टड होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रिक पंच मेथड का यूज़ करके और स्क्वायर टेपर पंच मेथड का यूज़ करके, यानी दोनों मेथड का यूज़ करके हम टूटे हुए स्टड को बाहर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंड रिवेटिंग में साधारणतया प्रयुक्त एक उपकरण है। आ टूल जनरली यूज्ड इन हैंड रिवेटिंग। ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी कॉकिंग टूल, ऑप्शन सी रिवेट स्नैप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा यहाँ हैंड रिवेटिंग में जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ से यानी ऑप्शन डी यानी कॉकिंग टूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कॉकिंग टूल इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। डॉली, कॉकिंग टूल और रिवेट स्नैप ये सभी हैंड रिवेटिंग में के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं, यहाँ कॉकिंग टूल पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कॉकिंग टूल और फुलरिंग टूल से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो कॉकिंग टूल और फुलरिंग टूल होते हैं उनका लीकेज प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेथ के टेल स्टॉक का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जा सकता है। टेल स्टॉक इन लेथ कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्शन ए होल्डिंग ड्रिल्स रीमर्स, ऑप्शन बी बड़े कार्यों का समर्थन करने सपोर्टिंग लार्जर जॉब्स, ऑप्शन सी टेपर सैंकों के साथ ड्रिल चकों का धारण करने यानी होल्डिंग ड्रिल चक्स विद टेपर सैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 56 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। टेल स्टॉक के बारे में पूछा गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तीनों हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो टेल स्टॉक लेथ में होता है वो ड्रिल्स या रिमर्स को होल्ड भी करता है, सपोर्ट लंबे जॉब को सपोर्ट भी देता है और टेपर सैंकों के साथ ड्रिल चकों का धारण करने के लिए भी यूज़ होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोणीय त्रिकोण के कर्ण तथा आधार क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इसकी ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों हमें बताया गया है, यहाँ कर्ण और आधार की वैल्यू दे दी गई है, हाइट हमें बताना है किसी ट्रायंगल की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ हमें कर्ण के वर्ग की वैल्यू दे दी गई है और लंब की हमें बतानी है और आधार की भी हमें दे दी गई है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लिखेंगे तो हमारा 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 5 का वर्ग हो जाएगा, यानी x के वर्ग बराबर 169 माइनस 25 हो जाएगा और इसके x स्क्वायर के बराबर 144 आएगा और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 निकल के आएगी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग करके उत्केंद्रीय घूर्णन किया जा सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसेंट्रिक टर्निंग कैन बी डन यूजिंग ऑप्शन ए 4 जाचक लेथ, ऑप्शन बी 3 जाचक लेथ, ऑप्शन सी एसेंट्रिक टर्निंग कैन नॉट बी डन, ऑप्शन डी बोथ द ऑप्शन ए एंड बी। तो आइए देख लेते हैं कि एसेंट्रिक टर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमें ऑप्शन ए दिखाया गया है 4 जाचक लेथ, तो 4 जाचक लेथ के बारे में जान लेते हैं। जो 4 जाचक होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट चक होता है, इसमें
प्रत्येक जबड़े को हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है थ्रीजा चक, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो थ्रीजा चक होता है हमारा सेल्फ सेंटरिंग चक होता है, जिसके तीनों जा हमारे एक साथ ओपन और एक साथ क्लोज होते हैं। दोस्तों ये जो थ्रीजा चक और फोरजा चक से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि आपका सेल्फ सेंटरिंग चक कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट चक कौन सा होगा। तो ये आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि इसमें किस क्वेश्चन के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन में इसेंट्रिक टर्निंग के बारे में पूछा गया था, तो हम इसमें ऑप्शन ए करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फोरजा चक लेथ में हम इसेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि फोरजा चक में हम प्रत्येक जबड़े को अलग अलग सेट कर सकते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट चक भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 त्रिकोणीय फिनिश के लिए सतह रूक्षता मान RA की सीमा खाली स्थान है। हमको बताना है कि 3 ट्रायंगल, ये दोस्तों सरफेस फिनिश से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें बताना है कि 3 ट्रायंगल में रफनेस, ग्रेड और फिनिश का क्या है मान, है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि सरफेस फिनिश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आप जान लेते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। हम देख लेते हैं वो 4 भाग जो होते हैं N1 से N12 तक होता है। यानी बात करें रफनेस ग्रेड नंबर की, N1 से लेकर N3 तक होता है, जिसका मान 0.025 से लेकर 0.1 तक होता है और इसमें 4 ट्रायंगल आते हैं। अगली अगर बात की जाए रफनेस ग्रेड की, तो N4 से N6 तक होते हैं, जिसका मान 0.2 से 0.8 होता है और इसके अंतर्गत 3 ट्रायंगल आते हैं। अगली अगर बात की जाए N7 से N9 होता है और इसके अंतर्गत 2 ट्रायंगल आते हैं, जिसका मान 1.6 से लेकर 6.3 तक होता है। इसके आगे N10 से N11 आता है, जिसका मान 12.5 से 25 होता है और इसके अंतर्गत केवल एक ही ट्रायंगल आता है। अगला हमारा N12 होता है, जिसका रफनेस ग्रेड का मान 50 होता है और इसके अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है 0.025 से लेके 1.6 माइक्रोन तक। तो अभी हमें इसमें क्या है, यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम 3 ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.2 से 0.8 के बीच आती है, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो हम अभी यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी को करेक्ट मान लेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तुलनेत्र का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपैरेटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, स्टील रूल। तो दोस्तों आपने कंपैरेटर का नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का गेज होता है और ये जो गेज होता है वही डायल गेज है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायल गेज, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर डायल गेज है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का एक उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट। ऑप्शन ए बेबल गेज, ऑप्शन बी बेबल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन